सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे टोटल 3 कंपनीज के बारे में। पहली है इरेडा, दूसरी आती है अडानी पावर और तीसरी आती है आपकी CDSL। तीनों ही कंपनीज को यहाँ पर समझेंगे और साथ में क्वार्टर 2 का क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस भी लेंगे, यानी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कंपनीज के नंबर आने की। तीनों ही कंपनीज के सभी चीज़ समझेंगे। चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था और आपको क्या देखने को मिला है और आने वाले वीक्स में क्या देखने को मिल सकता है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना और वीडियो को एंड तक देखना। शुरुआत करते हैं पहले खबरों से। क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस भी लेंगे CDSL का इस वीडियो के अंदर। अब खबरों पे आते हैं, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर के अंदर 2024, ध्यान से सुनना इस चीज को, दिसंबर क्वार्टर 2024 कंपनी का अकाउंट जो है, अकाउंट ओपनिंग जो कंपनीज में होती है वो आपको ड्रॉप होती देखने को मिली, ठीक है। 92 लाख ही मात्र आपके अकाउंट्स ओपन हुए थे नए, और जो आपका पिछले साल के कंपैरिजन में था वो था 1.18 करोड़ का अकाउंट ओपनिंग। यानी कि अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दिसंबर क्वार्टर में 2024 के 92 लाख ही आपके पास अकाउंट ओपनिंग हुई थी और सितंबर में वो थी अकाउंट ओपनिंग 1.18 करोड़। यानी कि ड्रॉप आया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, जिसकी वजह से आपको क्या नजर आया, दिसंबर 2024 दिसंबर 2024 में आपको कंपनी के रेवेन्यू पर बड़ा ड्रॉप देखने को मिला था इन कंपैरिजन विद सितंबर। उसके बाद से कंपनी और ड्रॉप पर गई और पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी कहीं ना कहीं वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उन्हीं नंबर्स पर आने की कोशिश कर रही है, उन्हीं बेंचमार्क्स को रिपीट करने की कोशिश कर रही है जो कंपनी सितंबर 2024 तक क्रिएट करती थी। अब ऐसे में क्या कंपनी उसी पोजीशन पर वापस आ पाएगी, इसके लिए आपको खबरों को समझना जरूरी है, जिसके लिए आपके पास सबसे पहला डाटा आता है जुलाई 2025 का। यह पूरा टाइम फ्रेम सितंबर क्वार्टर 2 का टाइम फ्रेम समझना जरूरी है। अकाउंट ओपनिंग कितनी आई थी आपके पास जुलाई 2025 में, 26,36,870 ये अकाउंट ओपनिंग आपके पास आई थी जुलाई के महीने के अंदर। इसके बाद आपके पास आता है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में अकाउंट ओपनिंग कितनी थी आपकी, 20,48,000 यानी कि 2.48 मिलियन। ये अगस्त में कंपनी की नई अकाउंट ओपनिंग थी। अब आते हैं आपके सितंबर डाटा में 2025 के, तो यहां पर कंपनी के अकाउंट ओपनिंग कितनी रही, 20,18,000। अब भैया इन सब चीजों को जान करके हम क्या करेंगे, हमने तो इन्वेस्ट करा है, हमें तो 50,000 बड़े बड़े टारगेट चाहिए, हमें तो अपना इन्वेस्टमेंट चाहिए। कभी भी आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाते हो, आपको सबसे पहले यह देखना है कि अगर उस क्वार्टर में आपने काम किया है तो उस क्वार्टर में क्या कंपनी ने काम किया है कि नहीं किया, यह आपको देखना जरूरी है। पता चले कि कंपनी की वापस से हालत जो है दिसंबर 2024 वाली हो जाए तो भैया क्या हमको वो ग्रोथ दिख रही है, नहीं दिख रही। अब आप एक बार चार्ट पैटर्न पे भी आते हैं, यहां पर देखते हैं। यहां पे देखो, ये है कंपनी का जून 2025, थोड़ा पीछे आते हैं यहां पे दिसंबर, ये टाइम फ्रेम देखो, आप कहां से कहां गिरे, सीधा यहां से यहां पर आप गिर गए। कौन सा प्राइस आपका ये है, ये प्राइस आपका आता है लगभग 2,000 रुपए से आप गिर गए सीधा 1,100 रुपए के भी नीचे, 2,000 से 1,100 रुपए के भी नीचे गिर गए। क्यों, क्योंकि कंपनी के अकाउंट ओपनिंग्स कम आ रही थी, कंपनी के रेवेन्यूज लगातार गिरे, ठीक है, लगातार कंपनी के रेवेन्यूज गिरे। यहां पे इधर देखो, लगातार रेवेन्यू गिरे। इसीलिए हर महीने के अंदर कंपनी क्या कर रही है, अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करने या काम करने जा रहे हो, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। अब कंपनी को यहां पर वापस से बेंचमार्क्स क्रिएट करने हैं। ऑल दो जून 2025 में कंपनी ने 259 करोड़ का रेवेन्यू दिया भी है, तो क्या कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो बेंचमार्क वापस से लेकर के आ पाएगी, तो यस, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता देखने को मिले, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टिल कंपनी कहीं ना कहीं लैग करती देखने को मिलेगी, क्योंकि सितंबर का जो डाटा अभी भी आया है वो आपकी अकाउंट ओपनिंग में लो है, यानी कंपनी का रेवेन्यू कम आने के चांसेस हैं। ऑल्दो रेवेन्यू के अंदर सिर्फ अकाउंट ओपनिंग ही ऐड नहीं होती, बल्कि और भी वेरियस फैक्टर्स होते हैं,
लेकिन मेजर फैक्टर अकाउंट ओपनिंग का ही है। आई गेस ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना इस बात पे। अब इस हफ्ते आपके पास बहुत सारी खबरें आई हैं, सेबी की तरफ से कई सारे चेंजेस किए गए हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। और मेजरली जितने भी चेंजेस हैं, जैसे कि ये वाला चेंज आपका आया है सेबी की तरफ से, जो कि पेनल्टी फ्रेमवर्क में चेंजेस लेकर के आएगा स्टॉक ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस के लिए। टोटल 40 वॉयलेशन जो है रिक्लासिफाई करा है उनका पेनल्टी सेबी ने। तो जितने भी चेंजेस आपके आए हैं वो कहीं ना कहीं कंपनीज के, इन कंपनीज के जैसे एनएससी, सीडीएसएल, भी आपके बीएससी, जितने भी कंपनीज हैं सबके रेवेन्यूज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, वहां पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी ला सकती है आने वाले टाइम के अंदर, और लिक्विडिटी मार्केट में और इंक्रीज कर सकती है। तो जितने भी डिसीजंस अभी इस हफ्ते के अंदर आए हैं सेबी की तरफ से, मोस्ट प्रोबेबली उनका आपको पॉजिटिव इंपैक्ट ही देखने को मिलेगा। और बीएससी लिमिटेड में आपने देखा भी है ब्रेकआउट्स आपको किस तरह देखने को मिले। और सीडीएसएल का लास्ट वीडियो जो हमने पिछले में डिस्कस किया था, पिछला वीडियो, वहां पर भी आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से गई है। 1580 का हमने डिस्कस किया था कि यहां पर ब्रेकआउट बन सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, मिला भी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपकी रही सेबी की तरफ से। अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉट साइज में जो भी चेंजेस हैं वो 30 दिसंबर से आपके इंप्लीमेंट हो जाएंगे। यहां पर भी लिक्विडिटी बढ़ने के चांसेस हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका क्या सीन है? 63.9 का एमएफआई, 62.1 का आपका आरएसआई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है अडानी पावर को लेकर के? सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, अगर आप देखोगे अडानी पावर में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 5 डे, 10 डे या 20 डे, 30 डे, 50 डे या 100 डे या 150 डे या 200 डे मूविंग एवरेजेस से, तो आपको अडानी पावर में क्या देखने को मिल रहा है? नॉट सो बुलिश मोमेंटम। यानी कि इन सभी मोमेंटम्स के अंदर अगर आप देखोगे 5, 10, 20, 30, जितने भी ईएमएस डेज पर आप देखोगे जाकर के, अडानी पावर अभी ऑन चार्ट्स बुलिश नहीं है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट। तो अगर अडानी पावर बुलिश नहीं है, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो 50 डीएमए, ईएमए, कहीं भी आप देख रहे हो अगर बुलिश नहीं है, तो अडानी पावर कर क्या रहा है यहां पर, अभी समझेंगे ऑन चार्ट। कुणाल कांबले, सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जो की है एट बोनांजा, इनका कहना है अडानी पावर आफ्टर फेसिंग रिजेक्शन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन जोन हैज विटनेस्ड प्रॉफिट बुकिंग, जो कि 180 पर आपको देखने को मिला था रिस्ट्रिक्शन जोन। अब प्रॉफिट बुकिंग भैया क्या होता है? ये सबसे बुरी चीज है, ये ध्यान से सुनना। प्रॉफिट बुकिंग कह करके अपनी बात खत्म कर देना सबसे बुरी चीज। आपने सोशल मीडिया पे कई बार देखा होगा कि भैया इस पर्टिकुलर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई इसलिए गिरावट हो गई। गिरावट या तेजी आने से पहले आपको सबसे पहले चार्ट्स पर साइन दिखने शुरू होते हैं। चार्ट्स पर आपको साइंस बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है कि भैया रिस्ट्रिक्शन जोन था तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई अडानी पावर के अंदर, जो कि 180 के पास था। क्यों? आपके टेक्निकल्स 198 पर थे, अगर आप लोगों को याद हो। अडानी टोटल गैस में भी सिमिलर कंडीशन थी। तो जब भी आपके टेक्निकल्स इतने हैवी हो, हमेशा अलर्ट रहो। जब भी आपको दिखे कि आप एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के पास हो कि नहीं हो, आपको पता लगाना हो, तो चार्ट पैटर्न के पास्ट पैटर्न्स को देखो कि वहां पहले उस पर्टिकुलर लेवल पर स्टॉक किस तरीके से काम किया है। आपके डिसीजन 90% सही रहेंगे, 90% एक्यूरेसी आप कर सकते हो उस तरीके से। तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा एट द एंड कि भैया प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ऑपरेटर गेम हो गया, पता नहीं क्या चलता है मार्केट के अंदर। ठीक है, लीडिंग द स्टॉक कंसोलिडेटेड नियर 144.39। कंसोलिडेशन जोन जो अभी चल रहा है अडानी पावर का, आपको पता ही होगा, हैंडल जो मैंने शुरुआत में बोला 145 से 154, ये कंसोलिडेशन जोन है। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे, इनका कहना है कि भैया अगर आप 50 डीईएमए पर देखोगे तो 144.39 पे आपका कंसोलिडेशन जोन क्रिएट होता है। अब भैया मार्केट में बहुत इंडिकेटर्स, आप कितने इंडिकेटर्स लगा के देखोगे? 30, 40, 20, 10 ईएमए, डीएमए, क्या क्या लगा करके देखोगे? जब भी आप मार्केट में काम कर रहे हो, इतने सारे इंडिकेटर्स के पीछे भागोगे तो अपने ही दिमाग का कचरा ही करोगे और कुछ नहीं होगा उससे। बेटर ये है कि आप किसी 2-4, बस इतने ही 2 से 4 इंडिकेटर यूज करो जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। आपने 5-6 स्टॉक लिए, रिसर्च किया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपको लगा कि भैया यही 4 सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लग रहे हैं, बस उन 4 पर काम करो। क्योंकि अगर आप इस तरह से काम करोगे भैया 5 दिन, 10 दिन, 20, 30, 40, 50, 100 डीएमए, भैया कुछ नहीं होने वाला इन सबका। तो इन्होंने एट द एंड क्या कहा? भैया 50 डीएमए पे काम कर रहा है। अरे भैया 50 डीएमए पे क्या काम कर रहा है? कंसोलिडेशन दिखा दिया, जहां पर दिख रहा है चार्ट पे कंसोलिडेशन, तुम्हें बस वही बता दिया। This consolidation suggests that the stock is respecting its 50 DMA
key basis level, however a decisive slip below bull run जो है अगर क्लोजिंग आपकी आती है कमिंग सेशन में डाउन ट्रेंड अगर आपका बनता है तो 127 से 132 आपका पोटेंशियल ब्रेक डाउन क्रिएट हो जाता है और वो भी 50 डीएमए पे। अब भैया इतनी सारी चीजें, या फिर 156 का अगर आप ब्रेकआउट देते हो तो 180 से 220 आपके नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलते हैं। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स। दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स पे आते हैं जिगर एस पटेल जो कि आनंद राठी से। इनका कहना है कि 144 पे बेस है, 155 पे आपका रेस्ट्रिक्शन है और हमारा क्या है 145 पर बेस है, 154 पे हमारा रिस्ट्रिक्शन है। तो इनका कहना है कि भैया अगर आप 154 को क्रॉस करते हो तो फर्दर अपसाइड आपका 160 के पास आता है। शॉर्ट टर्म के अंदर 140 से 160 का आपका कंसोलिडेशन बनता है। अकॉर्डिंग टू अमृता शिंदे कहते हैं कि जो कि चॉइस ब्रोकिंग से इनका मानना है कि अडानी पावर में जो है नैरो रेंज बनी हुई है 142 से 155 के बीच में और अगर यही सस्टेन रहता है तो आने वाले सेशंस में आपका रिकॉर्ड हाई जो रिसेंट 180 का था वो भी क्रिएट हो सकता है, बट इस बार टुवर्ड्स 163 से लेकर के 170। अगर 142 को आप ब्रेक डाउन करते हो तो उस कंडीशन में 136 पर आपका नया बेस क्रिएट होता है। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स। चौथे मार्केट एक्सपर्ट्स पे आते हैं अमोल अथावले जो कि वीपी टेक्निकल रिसर्च एट कोटक सिक्योरिटीज में। इन्होंने 20 SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेजेस को रखा है और 140 डे सिंपल मूविंग एवरेजेस को बेस मान के रखा है कि प्रेजेंट स्टॉक में अपसाइड जो है 160 से 170 देखने को मिल सकता है और 140 DMA डे SMA में आपको अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है, कुड बी वल्नरेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस 145 का बेस अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट डाउन ट्रेंड आपका 122 रुपीज की तरफ बनता है और रिस्ट्रिक्शन आपका 154 के पास रहेगा। तो भैया इतने सारे मार्केट एक्सपर्ट्स, इतने सारे ओपिनियन, सब जगह आप कंफ्यूज तो डेफिनेटली होगे, लेकिन चिंता मत करो, इस चैनल पर आपको सभी चीजें तरीके से मिलती हैं। 48.3 का MFI, 58.3 का आपका RSI, टेक्निकल्स न्यूट्रल है, चार्ट क्या बता रहा है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आते हैं चार्ट पैटर्न पे, ये है आपकी कंडीशन, हैंडल पैटर्न पर कंसोलिडेशन, वही चीज जो हम पिछले लगभग 3.5 हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं। कितने सेशन हो चुके हैं अब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सेशन से लगातार आप एक ही रेंज पर कंसोलिडेट कर रहे हो, जहां पर आपका रेस्ट्रिक्शन आता है 154 पे और बेस आता है 145 पे। यही दो ट्रेंड्स लगातार पिछले 12 सेशन से बने हुए हैं। आप देख सकते हो जैसे ही 154 पे जाता है सेलिंग यानी कि रेस्ट्रिक्शन पर सेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। जैसे ही 145 पर आता है आपको बायर एक्टिव होते देखने को मिल जाते हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप यहां पे देखोगे आपको नजर आएगा कि आपके बेसिस कहीं ना यहां पर अब बढ़ने शुरू हो रहे हैं। आपके जो बेसिस हैं वो अब कहीं ना कहीं बढ़ने शुरू हो चुके हैं अडानी पावर के अंदर। देखो पहले आपकी गिरावट जो गई थी 145 के नीचे अचानक से आप डिप कर गए थे, ठीक है, 145 के नीचे आप डिप करें, उसके बाद आपका एक बेस जो क्रिएट हुआ 146 पे हुआ, 145 के बाद 146, ये आपका बेस यहां पर इंक्रीज हुआ, 145 के बाद 146 1 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर आपका बेस बना 148 पे। यानी छोटे छोटे स्टेप्स यहां पर ले रहा है अडानी पावर। तो अगर कमिंग सेशन में आपका नेक्स्ट बेस बन जाता है 149 150 या 149 के पास में, तो हम कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम पर छोटे छोटे कदम लेकर के, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के अडानी पावर में वापस 154 की तरफ जा रहे हैं। और 154 पर स्टेबिलिटी बनना, सस्टेनेबिलिटी बनना जरूरी है ताकि आपका ब्रेकआउट बन सके, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर 144, 145, 148 और 148 के बाद 150 पर आपका नया बेस 1 आवर टाइम फ्रेम पर बनना जरूरी है ताकि आप ब्रेकआउट की तरफ जा सको क्योंकि कप एंड हैंडल में यही आपको चाहिए होता है, एक बड़ा कप, उसके बाद एक हैंडल के सस्टेनेबिलिटी जहां पर कंसोलिडेशन होता है, फिर आपके रिस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट आपके ब्रेकआउट बनते हैं, ठीक है। बट अगर आप 145 के नीचे गिरना शुरू कर जाते हो, जिसके साइंस आपको ऑन चार्ट अभी देखने को क्या मिल रहे हैं कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर बेसिस इंक्रीज कर रहे हो, यही अभी हमने डिस्कस किया।
तो अगर आपके ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाए 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो उस कंडीशन पे आप 145 को अगर ब्रेक डाउन करते हो तो आपके पास साइंस क्या होंगे 1 आवर टाइम फ्रेम के, कि आपको क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, कि आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप ब्रेक डाउन मिल रहा है, तो उस साइंस आपको मिल जाएंगे कि अब यहां पर 145 के नीचे अगर गिरावट आती है तो नेक्स्ट बेस आपका बनता है 124 से 128। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत मदद करेंगी। तो इरेडा का लास्ट वीडियो हमने 1 अक्टूबर को डिस्कस किया था और उसके बाद से 100% क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी, वो पूरी क्लैरिटी आपको इस हफ्ते देखने को मिली। और लगभग 1 अक्टूबर को हमने 1 अक्टूबर को लास्ट वीडियो लिया था, उसके बाद से 7-8 सेशन रहे होंगे मार्केट के अंदर, तो लगभग 7-8 सेशन यानी कि 10 दिन का ये जो गैप है, इसके बीच में इरेडा में एक एक लेवल आपको सही तरीके से देखने को मिला है। अभी यहां पर समझेंगे, साथ में Q2 का प्री एनालिसिस मिलेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना Q2 की अपडेट्स पर। तो Q2 के नंबर्स कंपनी अनाउंस करेगी 14 अक्टूबर को, लेकिन प्री एनालिसिस कंपनी का क्या रहने वाला है, यानी कंपनी क्या नंबर दे सकती है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा भैया कंपनी के नंबर्स ब्लॉकबस्टर आएंगे, धमाकेदार कंपनी नंबर देने वाली है, लेकिन क्या सच में कंपनी सितंबर क्वार्टर में इन कंपैरिजन विद जून क्वार्टर धमाकेदार नंबर देखती है? तो इसको देखते हैं। यहाँ पे शुरुआत करेंगे सबसे पहले कंपनी के रिवेन्यू से। 2023 में शुरू करेंगे। कंपनी का रिवेन्यू 2023 सितंबर में था 1177 करोड़ का, जो कि इन कंपैरिजन विद जून 2023 एक छोटा सा इंक्रीज है, लगभग 24 करोड़ का। स्टिल इंक्रीज है। अभी आप यहां पर देख रहे हो दिसंबर 2022 से शुरू करो एक बार, 869 करोड़, 136 करोड़, 1143, 1177, 1253। ठीक है, आगे जाते जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा कि कंपनी ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में एक बेंचमार्क क्रिएट कर रही है। तो इससे एक प्रेडिक्शन क्रिएट होती है कि क्या कंपनी अगर हर क्वार्टर में बेंचमार्क क्रिएट कर रही है तो सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी का नेक्स्ट बेंचमार्क आने वाला है। एक चीज आपको क्लैरिटी मिल गई, तो ठीक है, कंपनी के बेंचमार्क की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब सितंबर 2024 में कंपनी का रिवेन्यू आया है 1630 करोड़, जो कि इन कंपैरिजन विद जून 2024 एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। लगभग कितना इंक्रीज है ये, 120 करोड़ का इंक्रीज आया है। अब 2025 जून में कंपनी का रिवेन्यू गया 1947 करोड़ का। अब ये एक बड़ा बेंचमार्क है, और अभी तक हमने देखा कंपनी 2022 दिसंबर से लगातार बेंचमार्क्स क्रिएट कर रही है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी क्या क्रिएट होती है कि कंपनी क्या यहां पर इरेडा 2000 करोड़ का रिवेन्यू दे सकती है इस क्वार्टर में? क्या इरेडा 2000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर पाएगा सितंबर 2025 में? इसके चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। इसके चांसेस काफी ज्यादा है कि सितंबर क्वार्टर में 2025 के 2000 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू जनरेट हो। अब 2000 करोड़ का अगर कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चांसेस है कंपनी के? तो प्रॉफिटेबिलिटी में ऐसा नहीं है कि कंपनी बेंचमार्क्स क्रिएट कर रही है, टैक्स परसेंटेज कंपनी का डिसेंट है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या अदर इनकम या फिर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज वहां पे कुछ चेंजेस है? तो भैया बिल्कुल, मात्र 16% का ओपीएम परसेंटेज आया था जून 2025 में कंपनी इरेडा का, जिसकी वजह से मतलब कि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ओपीएम परसेंटेज कम होगा, टैक्स परसेंटेज डिसेंट होने के बावजूद भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, और वही चीज दिखी भी। तो ऐसे में अगर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस कम आते हैं और ओपीएम परसेंटेज वापस से 30% का होता है, तो उस चांस के अंदर, उस पॉसिबिलिटी के अंदर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 247 करोड़ से क्या डबल हो सकते हैं? भैया बिल्कुल। एक ओपीएम परसेंटेज आता है आपका मात्र 16% का, ठीक है, और रेगुलर कितना है 30% का, ठीक है, 30% रेगुलर ओपीएम परसेंटेज है, यानी कि 2 गुना हो रहा है आपका यहां पर क्या, 2 गुना आपका क्या हो रहा है यहां पर कंपनी का प्रॉफिट, सॉरी ओपीएम परसेंटेज। अब ओपीएम परसेंटेज 2 गुना होगा तो मतलब कि कंपनी का टैक्स परसेंटेज डिसेंट है, तो उस पॉसिबिलिटी में कंपनी का प्रॉफिट भी यहां पर 2 गुना हो सकता है। मतलब कंपनी के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आने की पॉसिबिलिटी यहां पर क्रिएट हो जाती है, लेकिन कितने स्ट्रॉन्ग, जब आप एजम्पशंस पर आते हो तब आपके पास एक्चुअल फिगर्स आनी शुरू हो जाती है। इस तरह से अगर आप मार्केट में काम करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी में इतने दीवाने से हो जाते हैं कि भैया ये कंपनी तो बहुत ताबड़तोड़ है,
अगला क्वार्टर कंपनी का धमाकेदार रहेगा, ऐसे ही हवाबाजी में, और पता चलता है भैया उस क्वार्टर के अंदर कंपनी सबसे बुरे नंबर देती है, सबसे बुरे नंबर देती है, और भैया आपकी उम्मीदें सारी की सारी वहीं धरी रह जाती है जैसे ही कंपनी नंबर दे देती है। तो इसीलिए प्री एनालिसिस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 56 का एमएफआई है, 50.7 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता अगले वीडियो में।